हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 सजीव एवं उनका परिवेश, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर आप पहले वाले चैप्टर्स का भी सोल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आवास किसे कहते हैं। ओके, तो वह परिवेश जिसमें पौधे एवं जीव जंतु रहते हैं उनका आवास कहलाता है। ठीक है, देखिए पौधे तो हर एक परिवेश में रहते हैं, यानी कि हर एक पर्यावरण में आपको पेड़ पौधे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जीव जंतु का जो है अलग अलग पर्यावरण होता है, यानी कि अलग अलग परिवेश होता है, रहने का अलग अलग उनका स्थान होता है। ठीक है, जैसे आप एक इंसान हो तो जाहिर सी बात है कि आप किसी शहर में या फिर किसी गाँव में आप रहते होंगे, वो आपका परिवेश हो गया, वह आपका आवास हो गया। ठीक है, लेकिन जंगली जानवर को आप ले लो, जैसे शेर, चीता, भालू, ये सभी के सभी और भी कई जंगली जानवर हैं, ये सभी के सभी जो है सिर्फ जंगल में ही रह सकते हैं। ओके, यानी कि ये इसका आवास हो गया जंगल। ठीक है, ओके, और हम लोग का आवास इंसान का यानी कि जीव जंतु का हम लोग का आवास हो गया क्या, शहर, गांव, यही सब। ठीक है, ओके, यानी कि ग्रामीण इलाका हम लोग का क्या हो गया, आवास हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कैक्टस। कैक्टस एक कांटानुमा जो एक फूल होता है, एक पेड़ पौधा आप कह सकते हैं, छोटा सा पेड़ पौधा होता है। मैं आपको अब फिगर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैक्टस जो है मरुस्थल में यानी कि रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, किस प्रकार बेस्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे वातावरण के अनुकूल खुद को ढालने के लिए निम्न परिवर्तन करते हैं। जैसे पहला, मरुस्थल पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। दूसरा रीजन है कि उनकी पत्तियां छोटे छोटे कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें शूल कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अधिकतम मरुस्थलीय पौधों की जड़ मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। ठीक है, ये रीजन है, इसी कारण जो है कैक्टस जो है ये बेस्ट माना जाता है रेगिस्तान यानी मरुस्थल में जीवन यापन के लिए। ठीक है, चलिए ये जो कैक्टस है ना, ये ऊँट जो है ना, खासकर ऊँट बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे को नंबर दिया हुआ है, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट यानी कि खास स्पेशल लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका अनुकूलन। ठीक है, तो को नंबर का आंसर हो जाएगा अनुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है खो नंबर, स्थल पर पाए जाने वाले, स्थल मतलब भूमि पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्थलीय। क्या कहा जाता है जी, तो इसे स्थलीय कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह गो नंबर है, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, ये आवास क्या कहलाते हैं, तो ये आवास जलीय आवास कहलाते हैं। ठीक है, तो गो नंबर का हो जाएगा जलीय। ठीक है, घो नंबर है, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक है। क्या है जी, तो ये अजैव घटक है। ठीक है, तो घो नंबर का हो जाएगा अजैव। ठीक है, नेक्स्ट है अंगो नंबर, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वे कहलाते हैं उद्दीपन। क्या कहलाते हैं जी, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपने फिल इन दी ब्लैंक्स आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी कि कौन सी वस्तुएं में जान नहीं होती है। ठीक है, ओके, जैसे कि हल हो गया, ओके, छत्राक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ, ये सभी के सभी दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे इसको अलग करना है कि किस में कौन सा निर्जीव है, तो इसमें हल निर्जीव होता है। ओके, यानी कि इसमें मोशन नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें गति नहीं होती है। ओके, जब तक कि उस पर आप फोर्स बाह्य बल न लगा दो। ठीक है, इसी तरह सिलाई मशीन, ओके, रेडियो, नाव, ये सभी के सभी जो निर्जीव है। ओके, और बाकी केचुआ, इसमें मोशन होता है। जलकुंभी, ये भी अपने आप में एक मोशन होता है, प्रकृति रूप से ये बढ़ता है। ओके, बढ़ता है। ठीक है, ओके, जलकुंभी एक जल में रहने वाला एक पेड़ पौधा होता है, तो पेड़ पौधा तो सजीव में आता है ना। ओके, इसी तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए ये मैंने अलग कर दिया जो निर्जीव था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कार हो गया, कार जो है गति भी करती है और ऊर्जा की खपत भी होती है। ठीक है, इसमें तेल आप देते हो तब पेट्रोल या फिर डीजल का यूज़ करते हो तब ये चलता है, यानी कि ऊर्जा ये खपत करती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं किसी समय सजीव की अंश थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मक्खन, चमड़ा, मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं जो कभी सजीव हुआ करती थी, यानी कि सजीव का एक अंश है। ओके, जैसे देखिए मक्खन कहाँ से प्राप्त होता है बताइए, दूध से। और दूध कहाँ से प्राप्त होता है बताइए, तो दूध गाय से, राइट, या फिर भेड़ से, बहुत सारे स्रोत है। ठीक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक सजीव था। ठीक है, यानी कि वो एक सजीव के अंश में था। ठीक है, इसी तरह चमड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, जानवर से प्राप्त होता है, यानी एक सजीव का एक अंश था। ठीक है, ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऊन हमें भेड़ियों से प्राप्त होता है, यानी एक सजीव से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, खाद्य तेल, खाने वाला तेल भी हमें सजीव से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। ठीक है, इसी तरह सेब, सेब, जितने भी रबर, ये सभी के सभी जो है पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे सजीव में आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। जैसे कि सजीव जो है, सजीव में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है। सजीव में शोषण होती है, तो हाँ बिल्कुल शोषण होती है। सजीव में भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है, उत्सर्जन करती है, प्रजनन करती है, गति करती है। ये सभी के सभी जो लक्षण है ये सजीव में विशिष्ट लक्षण है, यानी कि खास लक्षण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। ओके, संकेत में यहाँ पे समझाया गया है कि घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, ओके, अब आइए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए मैदानों में जंतुओं के छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। ओके, बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पे कम कर दीजिए। चीता हिरन को खाता है। ओके, चीता हिरन को खाता है, यहाँ पे खाता है कर दीजिए। ठीक है, खाता है। बचने के लिए हिरन चीते से तेज भागता है। इस प्रकार घास के मैदानों में जीवन के लिए गति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक ही दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देखो, वरना आप यहाँ से बैक हो सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मछली किस अंग से सांस लेती है, तो ये लेती है गिल्स से। ठीक है, गिल या फिर गिल्स कह सकते हो। ठीक है, 2 गिल्स होते हैं। ओके, गिल्स आप इस तरह भी लिख सकते हो, गिल्स। ठीक है, आवास किसे कहते हैं, तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट है स्थलीय आवास किसे कहते हैं, तो स्थल यानी कि जमीन, भूमि पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को ही स्थलीय आवास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जलीय आवास किसे कहते हैं, तो जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। ठीक है, जैव घटक किसे कहते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। ठीक है, अजैव घटक किसे कहते हैं, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ओके, सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ठीक है, अंकुरण किसे कहते हैं, यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ जब बीज से अंकुरन निकल आता है, इस प्रक्रिया को ही अंकुरन कहा जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न आवासों में जीवों की विविधता यानी कि विभिन्नता अलग अलग का क्या कारण है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न आवासों के अजैव कारकों में परिवर्तन होते रहते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वे मर जाते हैं। वे जंतु जो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि उसमें जो है डिफरेंस पाई जाती है। ठीक है, सजीवों में सामान्यतः चरित्रागत लक्षण को लिखे। ठीक है, जैसे कि सजीव जो है भोजन करती है, सांस लेती है, उत्सर्जन करती है। ओके, इसी तरह इनमें जनन की क्रिया होती है, इसी तरह ये वृद्धि और गति करती है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है सजीव के सामान्य लक्षण हो गए हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते तो वे किस अंग से सांस लेते हैं।
ओके, तो ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा जो है सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ उत्पन्न होते हैं, सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन यानी कि बाहर निकालने की प्रक्रिया को, प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन किसे कहते हैं? तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, ओके, 2 मरुस्थलीय पौधों के नाम लिखो। तो नागफनी और बबूल। ठीक है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से होता है? तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, तने में। ठीक है, नागफनी में तना का 2 कार्य लिखें। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने द्वारा होता है। दूसरा, तना से जल संरक्षण में सहायता मिलती है। ओके, पर्यानुकूलन किसे कहते हैं? तो अल्प यानी कि कम अवधि में, कम समय में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं। ठीक है, पर्यानुकूलन कहते हैं। ठीक है, ओके, नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलन करता है? ओके, देखिए, नागफली एक मरुस्थलीय एक पौधा है। ठीक है, यहाँ पर ये पौधा है जिसमें पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है यानी कि उपस्थित नहीं होती है, अथवा बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, इसमें पत्तियों से होने वाले बाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वे वास्तव में इसका तना है। ठीक है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने द्वारा होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है। ठीक है, जिससे पौधों में जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इस प्रकार नागफनी मरुस्थल में जीवन के लिए अनुकूलन करता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।